हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग को कवर करने जा रहे हैं। बहुत आसान चैप्टर है और वन शॉट में ये खत्म भी हो जाएगा। इस चैप्टर को पूरा का पूरा वीडियो सुनने के बाद आप इसकी केस स्टडीज बहुत आराम से कर भी पाएंगे। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज एन इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ ए मैनेजर। देखिएगा, कंट्रोलिंग किसी भी मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है। मैनेजर प्लान करता है, बट पूरा का पूरा स्टाफ उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज को हम लोग कंट्रोलिंग से जज करते हैं। इट मीन्स मेकिंग श्योर वर्क इज डन एज पर प्लान। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो भी हमने प्लानिंग करी है, काम उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। एंड रिसोर्सेज आर यूज प्रॉपरली टू मीट गोल। और साथ साथ जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो पूरे के पूरे यूज होने चाहिए ताकि हम अपने टारगेट को अचीव कर सकें। जो प्लान किया है वही होना चाहिए। मतलब एक मैनेजर ने जो भी प्लानिंग कर रखी है वही होनी चाहिए। जो कंट्रोल करना जानता है वही हमारा असली मैनेजर होता है, क्योंकि जब कोई मैनेजर कंट्रोल करेगा तभी आउटपुट मिलेगा। कंट्रोलिंग इज नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग जो होती है, जितने भी हमारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप मिडिल लोअर, उन सब में तो जरूरी होती ही होती है। इसके अलावा जितने भी हमारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे स्कूल है, हॉस्पिटल है, बिजनेस है, क्लब्स हैं, वहां पर भी हमें कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, तो बेसिकली हमारे 6 इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट नंबर पर आता है अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कंट्रोलिंग चेक्स प्रोग्रेस टूवर्ड्स गोल। देखिएगा, कंट्रोलिंग से ये तो फायदा होता है कि जो भी हमारा टारगेट है वो टारगेट के हम कितने क्लोज हैं, या अगर कुछ गड़बड़ी है टारगेट को पूरा करने में, वो सब चीजें हमें कंट्रोलिंग से पता लग जाती है। फाइंड्स मिस्टेक एंड फिक्स देम टू कीप द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द राइट ट्रैक। कंट्रोलिंग से हमें मिस्टेक्स का पता लग जाता है जो हमारे टारगेट के बीच में हो रही है, जिसकी वजह से हम टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और कंट्रोलिंग उनको फिक्स करने का काम भी करती है। अगर रास्ता गलत होगा तो आपको जीपीएस लगाना होगा जो कि आपके गलत रास्ते को कंट्रोल कर सके। तो वही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल वो जीपीएस है। अगर किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं होगा, मतलब ये जीपीएस आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा, तो हो सकता है आप अपने टारगेट को अचीव ना कर पाए। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। Controlling check if the set standard are correct and adjusted them on the changes in the organization or environment। देखिएगा, कंट्रोलिंग हमारे स्टैंडर्ड को तो चेक करता ही है। वो ये देखता है कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो सब के सब करेक्ट है भी या नहीं है। इसके अलावा अगर एनवायरमेंट में कोई भी चेंज है तो उन चेंजेस को भी वो एक्सेप्ट करता है। अगर जमाना बदल रहा है तो स्टैंडर्ड भी हमारे बदलने चाहिए, और कंट्रोलिंग इस बात पे फोकस करता है कि जो हमारे स्टैंडर्ड हैं एज पर चेंजिंग एनवायरमेंट होने चाहिए। Making efficient use of resources. Controlling reduce wastage and ensure resources are used properly। कंट्रोलिंग की हेल्प से ये होता है कि जितनी भी हमारी वेस्टेज है वो सब खत्म हो जाती है, और हमारे रिसोर्सेज का हम लोग प्रॉपरली यूज करते हैं बाय फॉलोइंग सेट रूल्स एंड स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं कुछ रूल्स और स्टैंडर्ड्स को सेट करता है, और उनके अकॉर्डिंग जब रिसोर्सेज को यूज किया जाता है तो वेस्टेज खत्म हो जाती है। जहां कंट्रोल है वहां ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि रिसोर्सेज का हम कंट्रोल की वजह से पूरा का पूरा यूज करेंगे। इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। कंट्रोल लेट्स एम्प्लॉयज नो देयर गोल्स एंड परफॉर्मेंस। देखिएगा, कंट्रोलिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें पता होता है कि उनके टारगेट्स क्या हैं और उनके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या है, और ये सब चीजें उन्हें एडवांस में ही पता होती है। अब इससे हमारा पूरा का पूरा स्टाफ मोटिवेटेड रहता है, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें कब कौन सा काम करना है और कब उन्हें किस चीज को पूरा करना है। जब टारगेट क्लियर होंगे तो तारीफ तो स्टाफ की पक्की होगी, क्योंकि तभी एम्प्लॉय अपना पूरा का पूरा रिएक्शन देंगे। टारगेट क्लियर होने पर वो काम करेंगे और उनको तारीफ मिलेगी। Ensure order and discipline. Controlling ensure all departments and employee work together। कंट्रोलिंग में क्या होता है, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, स्टोरेज डिपार्टमेंट, और इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट है वो सब के सब इकट्ठे काम करते हैं फॉलोइंग सेट स्टैंडर्ड, और जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उन सबको फॉलो करते हैं टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। और ये सारी चीजें क्यों होती हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट पूरा हो सके। जब हर डिपार्टमेंट एक साथ होगा तभी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट पूरा होगा। फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। कंट्रोलिंग मेंटेन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग से क्या होता है, हमारा ऑर्डर और डिसिप्लिन दोनों चीजें मेंटेन होती हैं बाय कीपिंग अ चेक ऑन द एम्प्लॉइज एक्टिविटीज। कंट्रोलिंग क्या करता है, एम्प्लॉइज की हर एक एक्टिविटी पे वॉच रखता है एंड रिड्यूसिंग डिसऑनेस्ट बिहेवियर। और जब
एम्प्लॉयज की हर एक्टिविटी पे वॉच रखा जाएगा, तो एम्प्लॉयज का डिसऑनेस्ट बिहेवियर तो खत्म होगा ही होगा। जहां कंट्रोल का डंडा होगा वहां पर घोटाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा, वहां सिर्फ काम ही काम होगा। Now the topic is relationship between planning and controlling. Planning and controlling are like inseparable twins in management. Planning और controlling एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं है, क्योंकि आप जो प्लान करते हैं आप उसको ही कंट्रोल करते हैं। आपने क्लास 12th के लिए प्लान करा कि इस मंथ में आप इतना कोर्स पूरा करेंगे, ये वाली टेस्ट सीरीज ऑप्ट करेंगे, तो आप उसी को ही कंट्रोल करेंगे। प्लानिंग सेट्स द गोल एंड स्टैंडर्ड फॉर वर्क। प्लानिंग जो होती है टारगेट्स को सेट करते हैं। विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग हैज नथिंग टू चेक। बिना प्लानिंग के तो हम कंट्रोलिंग कर ही नहीं सकते। कंट्रोलिंग किस चीज को चेक करेंगे? कंट्रोलिंग एंश्योर द प्लान्स आर फॉलोड। कंट्रोलिंग का फायदा ये होता है कि जो भी हमारी प्लानिंग है वो प्रॉपर्ली फॉलो होने चाहिए। फाइंडिंग मिस्टेक्स पता लगनी चाहिए कंट्रोलिंग के थ्रू, एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। और कंट्रोलिंग जो है मिस्टेक्स पता लगाने के बाद करेक्टिव एक्शन को भी लेते हैं। विदाउट कंट्रोलिंग प्लानिंग इज मीनिंगलेस। अगर कंट्रोलिंग नहीं होगी तो प्लानिंग हमारी बिल्कुल मीनिंगलेस होगी। प्लानिंग लुक्स अहेड व्हाइल कंट्रोलिंग चेक पास्ट टू इंप्रूव द फ्यूचर। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है। आप प्लानिंग 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए कर रहे हैं, ना कि 11th के लिए, तो प्लानिंग हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है। कंट्रोलिंग चेक द पास्ट, और कंट्रोलिंग हमें पास्ट के एक्सपीरियंस से बताते हैं कि हम कितने अच्छे ढंग से और फ्यूचर में कंट्रोल कर सकते हैं। बोथ फंक्शंस आर लिंक्ड एंड सपोर्ट ईच अदर। दोनों के दोनों फंक्शंस एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे से लिंक अप है। प्लानिंग मेक्स कंट्रोलिंग इजियर। प्लानिंग होगी तो कंट्रोलिंग इजी होगी। कंट्रोलिंग इंप्रूव फ्यूचर प्लानिंग। कंट्रोलिंग की हेल्प से हमारी जो प्लानिंग है वो इंप्रूव होगी। प्लानिंग और कंट्रोलिंग की जोड़ी हमेशा सॉलिड है, एक दूसरे के बगैर दोनों बिल्कुल अधूरे हैं। नाउ द टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। रिमेंबर, प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोसेस में आपको सारी की सारी हेडिंग्स ऑर्डर में लिखनी होती है। अगर आपके हेडिंग्स के कंटेंट सही है लेकिन ये ऑर्डर में नहीं है, तो आपके फॉर्मेट के मार्क्स कट जाएंगे। आजकल सीबीएसई क्या कर रहा है कि आपको कोई केस देता है और उस केस में से प्रोसेस के बीच की कोई भी हेडिंग आइडेंटिफाई करा सकते हैं। फिर उसके बाद फर्दर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस हेडिंग से पहले या बाद की कौन सी हेडिंग है। तो मेक श्योर प्रोसेस को आप बहुत अच्छे ढंग से समझे, ताकि आप सारी की सारी केस स्टडीज कर पाए। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। डिफाइन क्लियर टारगेट फॉर व्हाट नीड टू बी अचीव। देखिएगा, कंट्रोलिंग से हमारे टारगेट्स तो क्लियर होते हैं कि हमें क्या अचीव करना है। अब अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड्स मतलब टारगेट्स की, तो ये दो तरीके के होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव को हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे कॉस्ट है हम लोग रुपीज में मेजर कर सकते हैं, रिवेन्यू को रुपीज में मेजर कर सकते हैं, हम प्रोडक्शन को यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। तो क्वांटिटी में अगर हम कोई भी टारगेट रखते हैं तो हम उसे मेजर कर सकते हैं। क्वालिटेटिव, दीज आर मोर सब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव होते हैं। मुझे बहुत अच्छे नंबर चाहिए, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। अब अच्छे नंबर, एक बच्चा जो 30 या 40% लाता हो उसके लिए 80% अच्छे नंबर हो सकते हैं, लेकिन एक बच्चा जो 90% लाता हो उसके लिए अच्छे नंबर 96 या 98% या 100% भी हो सकते हैं। तो क्वालिटेटिव तो सब्जेक्टिव है। लाइक एम्प्लॉयज मोटिवेशन और कस्टम्स गुडविल। अब बेसिकली क्या है कि एम्प्लॉय का मोटिवेशन या कस्टमर की गुडविल, ये सब चीजें सब्जेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन ने टारगेट सेट करा कि वो पहले 1000 यूनिट प्रोड्यूस करते थे, जिसमें से 10 यूनिट्स उनकी डिफेक्टिव होती थी, लेकिन अब उनका टारगेट है कि आउट ऑफ 1000 सिर्फ 5 ही यूनिट डिफेक्टिव होनी चाहिए। अब ये जो टारगेट है क्वांटिटी में है, तो नेचुरली इसे सेट करना और इसे बैलेंस करना ईजी है। स्टैंडर्ड शुड बी क्लियर। स्टैंडर्ड हमेशा बड़े क्लियर होने चाहिए, टारगेट क्लियर होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए और फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, जिसे हम बिजनेस के एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकें। अगर गोल क्लियर होगा तो हर काम हमारा बहुत ही ईजी होगा। स्टैंडर्ड को सेट करना है तो नेचुरली हमारी सक्सेस कंफर्म है। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। देखिएगा, स्टेप 1 में हम लोगों ने स्टैंडर्ड तो सेट कर दिए, अब है हमारा आज का जो परफॉर्मेंस है उसे मेजर करना। सेटिंग स्टैंडर्ड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड को सेट करने के बाद अगला स्टेप आता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना। दिस शुड बी डन रिलायबल मेथड। ये जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने का तरीका है, ये बहुत ही रिलायबल मेथड होना चाहिए। जैसे पर्सनल ऑब्जर्वेशन होगी, सैंपल चेकिंग होगी या कोई परफॉर्मेंस रिपोर्ट होगी। फॉर इजी कंपैरिजन, परफॉर्मेंस जो है हमारा सेम यूनिट में होना चाहिए जिस यूनिट में हमारा स्टैंडर्ड है। अगर हमने स्टैंडर्ड को रुपीज में सेट कर रखा है तो परफॉर्मेंस भी हम रुपीज में ही मेजर करेंगे। इट इज बेस्ट टू मेजर ड्यूरिंग द प्रोसेस। देखिएगा, आपके 12th के रिपोर्ट कार्ड के बाद, मतलब 12th के रिजल्ट के बाद चीजों को सेट करने से पहले है कि हम लोग उन्हें पहले ही मेजर करें। मतलब जब हम प्रोसेस में होते हैं तभी चीजों को मेजर कर लेना चाहिए, नॉट जस्ट आफ्टर द कंप्लीटेशन, ना कि तब जब काम पूरा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल,
अगर हम एम्प्लॉइज के परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हैं तो हमें सुपरवाइजर की रिपोर्ट देखनी चाहिए। अगर कंपनी के परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हैं तो हमें प्रॉफिट मार्जिन को देखना चाहिए। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इंस्टेड ऑफ चेकिंग एवरीथिंग, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हम हर एक चीज नहीं चेक कर सकते। रैंडम सैंपल्स आर चेक फॉर क्वालिटी, तो हम लोग क्या करते हैं, रैंडम सैम्पलिंग का यूज करते हैं क्वालिटी को चेक करने के लिए। इसको हम सैंपल चेकिंग मेथड कहते हैं। अगर मेजरमेंट हमारा सही होगा तो रिजल्ट भी हमारा हिट होगा। अब देखिएगा, अगले प्रोसेस पर जाने से पहले हम लोग एक टॉपिक समझते हैं, डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है कुछ तो कमी रह गई है काम में। रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द प्लान एंड एक्सपेक्टेड आउटकम, मतलब आपने जो प्लानिंग करी है और आपके जो एक्सपेक्टेशंस है, अगर आपकी प्लानिंग एक्सपेक्टेशंस पर पूरे नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं तो काम में कमी है। इन सिंपल टर्म्स इट्स अ गैप ऑफ डिफरेंस दैट शोज हाउ मच समथिंग वेंट आउट ऑफ द ट्रैक। मतलब एक तरीके से डेविएशन हमें ये बताता है कि चीजें हमारी आउट ऑफ ट्रैक कितनी जा चुकी है। इमेजिन करते हैं एक कंपनी ने टारगेट सेट करा है 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने का एक ही हफ्ते के अंदर, और यहाँ पर एक्चुअल रिजल्ट जब देखने पर आया तो पता लगा कि वो कंपनी सिर्फ 800 यूनिट्स ही बना पा रही है। मतलब 1000 में से सिर्फ 800 यूनिट्स बना पा रही है, इसके अलावा 200 यूनिट्स उसकी नहीं बन रही हैं एक हफ्ते में। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कमी है कि जिसकी वजह से 200 यूनिट नहीं बन पा रही है। अब अगर हम बात करते हैं डेविएशन की, तो ये दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर 1000 के बजाय 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस होती हैं तो इसका मतलब 200 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रही है, इसको हम पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। जब आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से ज्यादा हो जाता है। नेगेटिव डेविएशन 1000 की बजाय 800 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, इसको हम लोग नेगेटिव डेविएशन कहते हैं, क्योंकि आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है स्टैंडर्ड से कम है। अब व्हाई इट मैटर्स, ये डेविएशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिएगा, नेगेटिव डेविएशन जो है करेक्टिव एक्शन की रिक्वायरमेंट रखता है, और जबकि पॉजिटिव डेविएशन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। मतलब नेगेटिव डेविएशन में पता लगा कि 200 यूनिट नहीं बन रही है तो हमें कहाँ करेक्शन करनी चाहिए ताकि हम उन 200 यूनिट को बना पाएं, ये सब चीजें हमें डेविएशन से पता लगती है। Now the third step is comparing actual performance with standard. In this step, actual performance is compared with set standard. इसमें क्या होता है कि हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस को और सेट को, मतलब टारगेट को और जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस उन्हें कंपेयर करते हैं। दिस कंपैरिजन हेल्प टू फाइंड आउट डेविएशन। इससे हमें ये पता लगता है कि हमारे काम में कहीं कमी रह गई है या नहीं रही है, बिटवीन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड। इट्स इजियर टू कंपेयर व्हेन स्टैंडर्ड आर क्वांटिटेटिव। देखिएगा, अगर हमारे टारगेट्स और हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस दोनों एक ही यूनिट में होगा, मतलब क्वांटिटेटिव में होगा, तभी उन्हें कंपैरिजन करना इजी होगा। फॉर एग्जांपल, हमने टारगेट सेट करा था कि हमारे वर्कर्स 100 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, तो हम लोग बहुत इजीली ये चेक कर सकते हैं कि हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। जब कंपैरिजन क्लियर होगा तभी हमें मिस्टेक का पता लगेगा और तभी हम किसी चीज का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। एनालिसिस डेविएशन, सम डेविएशंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड आर नॉर्मल। देखिएगा, कुछ चेंजेस तो नॉर्मल है, मतलब आपने अपना टारगेट सेट करा कि आई शुड अटेन 98% मार्क्स एंड यू आर गेटिंग 97 99%, दैट इज ओके। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिसाइड व्हाट डेविएशन आर एक्सेप्टेबल एंड व्हाट नीड टू टेक इमीडिएट एक्शन। आपको ये पता होना चाहिए किन डेविएशंस पे हम लोग एकदम एक्शन ले सकते हैं और कौन से डेविएशन हमें इग्नोर कर देने चाहिए। तो यहां हम बात करते हैं सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की। फोकस ऑन की मेन एरिया दैट अफेक्ट द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा जो मेन चीजें हैं उन पर फोकस होना चाहिए। मेन चीजें कौन सी होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस पे फर्क डाल सकती हैं। इफ समवन गोज रॉन्ग इन दिस एरिया, जो हमारे मेन एरियाज हैं, अगर उनमें कहीं गड़बड़ी होती है, इट कुड अफेक्ट द होल बिजनेस, तो ये हमारे पूरे के पूरे बिजनेस पे फर्क डाल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्मॉल इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट, अगर आपकी लेबर कॉस्ट राइज होती है, कैन मोर सीरियस देन एन इंक्रीज इन पोस्टल चार्जेस। पोस्टल चार्जेस में 10% का राइज आया लेकिन लेबर कॉस्ट में 5% का राइज आया, तो लेबर कॉस्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेन पार्ट है, उसमें आने वाले चेंजेस को बहुत ज्यादा कंसीडर किया जाना चाहिए। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, डोंट ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग। देखिएगा, हम हर एक चीज को नहीं कंट्रोल कर सकते। फोकस ओनली ऑन सिग्निफिकेंट डेविएशन, हमेशा उन चीजों को कंट्रोल किया जाना चाहिए जब लगता है कि कमी एक रेंज से ज्यादा हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी लेबर कॉस्ट 2% तक राइज होती है तो दैट इज तो ओके, ये मैनेजेबल है, ये जेन्युइन रेशियो है। बट मेजर डेविएशन लाइक 5%, लेकिन अगर 5%, मतलब ये एक स्टैंडर्ड से ऊपर का चेंज है, अगर ऐसा होता है तो उस पर इमीडिएट एक्शन लिया जाना चाहिए। जब डेविएशन का एनालिसिस होगा तो ही हमें पता लग पाएगा कि काम को हम किस तरीके से कर सकते हैं। Now the step 5 is taking corrective action. The final step in controlling process is fixing problem when deviations are too big. अगर आपके डेविएशन, मतलब काम में गड़बड़ियां बहुत बड़े लेवल पर है, तभी हमें उन पर एक्शन लेना चाहिए।
इफ डेविएशंस आर विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट, अगर हमारे डेविएशंस एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर है, नो एक्शन इज नीडेड, कुछ जरूरत नहीं है उस पर एक्शन लेने की। बट इफ द डेविएशंस आर टू हाई, लेकिन अगर काम में गड़बड़ियां एक लिमिट से ज्यादा हैं, इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड टू गेट थिंग्स बैक ऑन ट्रैक, तो आपको इमीडिएट एक्शन ले लेनी चाहिए ताकि चीजें ऑन द ट्रैक आ सके। करेक्टिव एक्शन एग्जांपल देखिएगा, हम लोग अपने कंट्रोलिंग से ये तो समझ गए हैं कि काम में गड़बड़ी है, तो उसमें क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। इफ प्रोडक्शन टारगेट आर मिस्ड, अगर आपका प्रोडक्शन टारगेट मिस हो गया, एम्प्लॉइज में नीड ट्रेनिंग, तो आपके एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग की जरूरत है। इफ प्रोडक्शन इज डिलेड, अगर आपका प्रोडक्शन डिले हो रहा है, मतलब आपका टारगेट था 1000 यूनिट्स एक वीक में प्रोड्यूस करने का, लेकिन हुआ है कि आपकी सिर्फ 800 यूनिट से प्रोड्यूस हो पा रही है, मतलब आपका जो प्रोडक्शन है वो डिले चल रहा है, देन मोर वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, तो आपको ज्यादा वर्कर्स की जरूरत है। अगर मिस्टेक हो गई है तो करेक्शन भी करनी चाहिए, जितना जल्दी हम काम में सुधार करेंगे उतना ही हम जल्दी सफल होंगे। सो फाइनली हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया है, बहुत छोटा सा चैप्टर था, होपफुली आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। ये आपको केस स्टडीज में हेल्प करेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, आप उसको ज्वाइन करिएगा। उसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एमसीक्यू मिलेंगे और इंपॉर्टेंट नोट्स भी मिलेंगे। थैंक यू। एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।